दोस्तों, अब हम देखेंगे कि तत्पुरुष समास समास जब हम पढ़ रहे तो समास में जो पहला समास था हमारा अव्ययीभाव समास था जिसको हम पढ़ चुके हैं। अब हमारा दूसरा समास आ जाता है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के भी 6 भेद होते हैं। ये जानने के लिए, ये समझने के लिए बहुत आसान हो जाता है क्योंकि समास के भी 6 भेद, तत्पुरुष समास के भी 6 भेद। बाकियों के हमको भेद देखने को नहीं मिलते हैं, वो संस्कृत में देखने को मिलते हैं, वो अलग विषय है। लेकिन हिंदी में हमको अगर देखें तो समास में 6 भेद हमको मिल गए। 6 भेदों में दूसरा भेद आज जब पढ़ रहे हैं जिसमें हमारा है तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास के भी 6 भेद होते हैं, वो विभक्तियों से संबंधित होता है। इसमें क्या हो जाता है, विभक्तियों का लोप हो जाता है। समास की परिभाषा में हमने पढ़ी थी, तो ये चीज हमको यहाँ पर देखने को मिलेगी कि समास में विभक्तियों का लोप किस तरह से हो जाता है। समास का दूसरा भेद है हमारा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास होता क्या है? सबसे पहले हम इसको जानेंगे कि तत्पुरुष समास होता क्या है। अब इस समास में, अव्ययीभाव समास में हमने देखा था कि पूर्व पद यानी पहला पद जो होगा अव्यय होगा और वो प्रधान होगा। तत्पुरुष समास में इसमें द्वितीय पद या उत्तर पद प्रधान होता। देखिए, अब इसमें क्या हो जाएगा, हमारा दूसरा पद प्रधान होता है। ये चीज समझिए दोस्तों, क्योंकि ये काफी बार प्रश्न पूछा जाता है कि तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होता है या अव्ययीभाव समास में कौन सा पद प्रधान होता है। ठीक है, तो पता होना चाहिए कि तत्पुरुष समास में हमारा द्वितीय पद प्रधान होता है। द्वितीय पद प्रधान होता है यानी उत्तर पद प्रधान होता है, और दोनों पदों के बीच में जो कारक चिन्ह होगा वो लुप्त हो जाएगा। दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है। दोनों पदों के बीच का जो कारक चिन्ह होगा लुप्त हो जाएगा। उत्तर पद पूर्व पद का लिंग निर्धारण करेगा। जो उत्तर पद होगा, समास का जो उत्तर पद होगा, सामासिक पद का जो उत्तर पद होगा वो पूर्व पद का लिंग निर्धारण करेगा। उत्तर पद पूर्व पद का लिंग निर्धारण करता है। ये चीज कहां पे देखने को मिलती है हमको? तत्पुरुष समास में देखने को मिलती है। तत्पुरुष समास में क्या हो जाता है, द्वितीय पद। ये समझना जरूरी है कि द्वितीय पद इसका प्रधान होता है, इसको समझ लीजिए आप। और दोनों पदों के बीच में जो कारक चिन्ह होगा वो क्या हो जाएगा, लुप्त हो जाएगा। जैसे हमने एक चीज लिखते हैं, इसमें वनवास लिखा हमने, वनवास लिखा ना, इसको देखिए। वनवास हमारा सामासिक शब्द है, ठीक हो गया, सामासिक पद है यानी समास है। अब इसको हम अगर विच्छेद करेंगे तो इसका विच्छेद करने पर क्या हो जाएगा, वनवास यानी वन में वास। वन में वास किया हमने, वन तो ठीक हो गया, प्रथम पद ये हो गया हमारा पूर्व पद, ये क्या हो गया हमारा उत्तर पद, ठीक हो गया। और ये हमारा क्या हो गया, कारक चिन्ह, कारक चिन्ह हो गया। ये कारक चिन्ह कहाँ लुप्त हो गया, इधर, यहां से वनवास, इन दोनों को मिला दिया, वनवास एक शब्द बन गया, दोनों को मिला दिया हमने, ठीक हो गया। अब ये मैं जो हमारा कारक चिन्ह था, मैं, तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ लुप्त हो गया, यहाँ कहीं नहीं है। वनवास शब्द से पता चल रहा है कि वन में वास, ठीक हो गया। तो मैं जो हमारा ये कारक चिन्ह था ये क्या हो गया दोस्तों, लुप्त हो गया यानी गायब हो गया जब ये सामासिक हमारा शब्द बना, ठीक हो गया। और जब हम इसको विग्रह करेंगे फिर वही कारक चिन्ह हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर हम इसी वनवास का अगर विच्छेद करेंगे तो विच्छेद में क्या, सॉरी विग्रह करेंगे तो विग्रह में क्या आ जाएगा, वन में वास। तो यहाँ पर दोबारा से विग्रह करने पर कारक चिन्ह आ जाएगा। और इसका अगर हम सामासिक पद, इसका संक्षिप्त रूप कर देंगे तो वनवास, जिसमें हमारा कारक चिन्ह यहाँ क्या हो जाएगा, लुप्त हो जाएगा। इस तरह से ये होता है हमारा तत्पुरुष समास। अब इसी में तत्पुरुष समास के अगर हम भेदों की बात करें, तत्पुरुष समास के भेद, तत्पुरुष समास के भेद, जैसे हम कारक पढ़ते हैं, कारक कितने होते हैं, कर्ता, कर्म, करण,
संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। 8 हमारे कारक होते हैं। तो 8 कारक होते हैं, लेकिन यहाँ पर समास में क्या होते हैं, तत्पुरुष समास के अंतर्गत इसके कितने भेद होते हैं, 6 होते हैं। कहाँ से स्टार्ट होता है, कर्म कारक से लेके अधिकरण कारक तक जितने भी कारक होते हैं, ये 6 कारक होते हैं, कर्म कारक से लेके अधिकरण कारक तक, वो हमारे तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं। अब तत्पुरुष समास में हमारा पहला जो कारक होगा वो होगा कर्म, कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष समास। ठीक है, तत्पुरुष समास के अंतर्गत पहला जो इसका भेद है वो कौन सा है, कर्म तत्पुरुष समास। इसमें क्या हो जाता है, को का, कर्म कारक की को चिन्ह का, कर्म कारक के को विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता इस है। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है दोस्तों, को, कर्ता ने कर्म को, कर्म को, तो ये जो को चिन्ह होगा तो ये क्या हो जाएगा, इस चिन्ह का यहाँ पर क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। जैसे हमारा आ जाता है गगनचुंबी, गगन, गगनचुंबी, गगनचुंबी, तो गगनचुंबी को अगर हम विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, गगन को चूमने वाला। ठीक हो गया, गगन को चूमने वाला कितने शब्द आ गए हमारे, 4। चिन्ह क्या है, को चिन्ह आया ना, ये हमारा को चिन्ह है, गगन को चूमने वाला। और यहां पर क्या हो गया, अगर हमने इसको सामासिक पद के रूप में संक्षिप्त किया तो गगन चुंबी को अगर हमने विग्रह किया गगन को चूमने वाला, उसी का संक्षिप्त रूप हमने निकाल के रखा, विभक्तियों को हटा के, विभक्तियों का लोप करके अगर हमने शब्द बनाया दोनों को मिलाकर, तो उसका शब्द बन रहा है हमारा गगन चुंबी। इस तरह से ये है हमारा कर्म तत्पुरुष समास, जिसमें क्या होता है, को जो विभक्ति चिन्ह है, कर्म कारक का जो को चिन्ह है, कर्म कारक द्वितीय विभक्ति में जो को चिन्ह है वो क्या हो जाता है, उसका लोप हो जाता है, यानी वो गायब हो जाता है। जिस तरह से गगन चुंबी बोलते हैं हम, तो गगन को चूमने वाला, तो को जो हमारा चिन्ह था वो यहाँ पर जब सामासिक पद बना तो वो क्या हो गया, हमारा गायब हो गया, यानी लुप्त हो गया। इसी तरह से और भी शब्द है, जैसे यश प्राप्त करके बोलते हैं हम, यश प्राप्त, यश को प्राप्त, यश प्राप्त, यश प्राप्त में क्या हो गया, यश को प्राप्त, यश को प्राप्त किया तो को चिन्ह हमारा जब सामासिक पद बना, समास बना, विग्रह बनने पर तो को आ गया, लेकिन विग्रह करने के बाद सामासिक पद बनाया तो दोनों शब्दों का मेल करा दिया तो यश प्राप्त हो गया, जिसमें हमारा विभक्ति चिन्ह क्या हो गया, गायब हो गया। तो इसमें क्या हो गई हमारी, कर्म तत्पुरुष समास हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इसमें दूसरा भेद आ जाता है करण तत्पुरुष, करण तत्पुरुष समास। तृतीया विभक्ति से तथा के द्वारा का लोप हो जाएगा, तृतीया विभक्ति के, से तथा के लिए, सॉरी, कर्ता कर्मों को करण से के लिए, के द्वारा, से तथा के द्वारा का लोप हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या होगा, करण कारक जब हम पढ़ते हैं, करण कारक में क्या होता है, तृतीया विभक्ति के अंतर्गत के, से तथा के द्वारा शब्द का क्या होता है, प्रयोग होता है। ठीक हो गया, उसके चिन्ह होते हैं। तो इसमें क्या होगा, करण तत्पुरुष समास में तृतीया विभक्ति के, से तथा के द्वारा का लोप
हो जाता है। तो ये हमारा हो जाता है क्या, करण तत्पुरुष समास। जैसे इसमें हम देखेंगे करुणापूर्ण, करुणापूर्ण, ठीक, करुणापूर्ण हमारा समास है, इसका विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, करुणा से पूर्ण, करुणा से पूर्ण, ये हमारा चिन्ह है। ये चिन्ह जब हमने एक सामासिक पद बनाया तो ये क्या बना, करुणापूर्ण। ये से चिन्ह जो था वो हमारा क्या हो जाता है, लुप्त हो जाता है। अब इसमें क्या है, सूर रचित, सूर रचित, हम कहते हैं ना सूर रचित ग्रंथ है या सूर रचित पद है, तो इसका मतलब क्या होता है, सूर के द्वारा, सूर के द्वारा रचित। तो इसमें क्या हो गया, के द्वारा विभक्ति चिन्ह है, ये यहाँ क्या हो गया, जब सामासिक पद बना सूर रचित तो इसमें क्या हो गया, चिन्ह का लोप हो गया, और अगर विग्रह किया तो फिर चिन्ह आ गया सूर के द्वारा रचित। ठीक है, ये हो गया हमारा दूसरा करण तत्पुरुष समास। अब तीसरा आ जाता है इसमें हमारा संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष किसके अर्थ में आता है, देने के अर्थ में इसका कारक चिन्ह होता है। संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए का लोप हो जाएगा, इसकी विभक्ति के लिए का लोप होता है। के लिए जो इसका विभक्ति है उसकी इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे लोप हो जाएगा। जैसे यज्ञशाला, यज्ञशाला, यज्ञशाला में क्या हो जाएगा, यज्ञ के लिए शाला, यज्ञ के लिए शाला। देवबलि यज्ञ दूसरा हमारा, इसमें उदाहरण देखते हैं, देव बलि, देव के लिए बलि, ठीक है, देवों के लिए बलि। ये हमारे संप्रदान तत्पुरुष के क्या हो गए दोस्तों, उदाहरण हो गए। इसका जो विभक्ति कारक चिन्ह है वो क्या है, के लिए, ठीक हो गया, के लिए। अगर हम विग्रह करेंगे तो के लिए जुड़ जाएगा उसमें, यज्ञ के लिए शाला। अगर इसका सामासिक पद बनकर आया यानी समास करा, हमने विग्रह को मिला दिया, दोनों पदों को, दोनों शब्दों को मिला दिया, दोनों शब्दों का योग किया, तो यहाँ बन गया हमारा यज्ञशाला। इस तरह से ये है हमारा संप्रदान तत्पुरुष समास। अब आ जाता है हमारा संप्रदान के बाद अपादान तत्पुरुष। चौथा आ जाता है अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष में क्या होता है, देने के, अलग होने के अर्थ में होता है, से तथा अलग होने का लोप हो जाता है। विभक्ति, विभक्ति चिन्ह से तथा से अलग होने के, विभक्ति चिन्ह से अलग होने के अर्थ में इसका लोप हो जाता है। देखिए, से जो कारक चिन्ह है दोस्तों वो हमारा करण तत्पुरुष समास में भी आता है, लेकिन करण तत्पुरुष समास में से के साथ, के द्वारा के साथ प्रयोग में लाया जाता है। लेकिन अपादान तत्पुरुष में क्या होता है, से जो होता है अलग होने के अर्थ में इसका प्रयोग हो जाता है, अलग होने के अर्थ में इसका लोप हो जाता है। यानी ये क्या होगा, एक चीज दूसरे से अलग हो रही है। जैसे हम कहते हैं कि बुद्धिहीन, बुद्धि से हीन, जिसके पास बुद्धि है ही नहीं, बुद्धि से क्या हो गया, वो हीन हो गया, अलग हो गया। जैसे हम बोलते हैं बुद्धिहीन, क्या हो गया इसका, बुद्धि से हीन यानी रहित, ठीक हो गया, बुद्धि से हीन। अब गुणहीन,
गुणों से हीन, मतलब गुण जिसके पास है ही नहीं, गुणों से हीन, बुद्धि से हीन, यानी बुद्धि जिसके पास है ही नहीं। ठीक हो गया। ये क्या हो रहा है, अलग होने के अर्थ में आ रहा है, तो ये चीज इससे अलग, बुद्धि से अलग कर रही है, इसको गुणों से अलग कर रही है। ठीक हो गया। ऐसा व्यक्ति जो बुद्धि जिसके अंतर्गत नहीं है, अंदर नहीं है, जिसके अंदर गुण नहीं है, ऐसे व्यक्ति, तो इनकी बात हो रही है, उससे बोलते हैं बुद्धिहीन या गुणहीन। गुणों से रहे, गुणों से हीन और बुद्धि से हीन। तो ये हमारा किसमें आ जाता है, अपादान तत्पुरुष समास के अंतर्गत आ जाता है। अब इसमें पांचवा आ जाता है हमारा संबंध। संबंध तत्पुरुष। इसमें क्या होता है, का, के, की, का, के, की विभक्ति चिन्हों का लोप होता है। इसमें क्या होगा दोस्तों, का, के की जो विभक्ति चिन्ह है हमारे संबंध तत्पुरुष, संबंध कारक के, तो उनका क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। जैसे उद्योगपति, क्या होगा, उद्योगों का पति यानी मालिक। ठीक हो गया। अब है गंगांचल, गंगांचल, गंगा का आंचल। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, संबंध तत्पुरुष हो गया। तत्पुरुष समास में ज्यादा समझना कुछ नहीं है, ये एक एक करके इसलिए मैं अलग अलग करके बता रही हूँ, क्योंकि इसी में हमारा कारक भी आपको समझ में आ जाएगा कि कारक क्या होते हैं, कारकों में जो इनके प्रकार है, कारकों में जो विभक्तियां हैं, जो चिन्ह है वो है क्या, उनका प्रयोग किस तरह से होता है, तो तभी मैं इनको ऐसे बता रही हूँ। ठीक है। अब जो हमारा अंतिम बच जाता है छठा प्रकार, इसका छठा जो समास है हमारा तत्पुरुष समास, वो है छठा नंबर का अधिकरण। अधिकरण, ठीक है, अधिकरण, अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण तत्पुरुष समास में क्या होता है, इसमें जो विभक्ति चिन्ह में तथा पर चिन्हों का लोप हो जाएगा। में तथा पर चिन्हों का लोप। में तथा पर जो चिन्ह है दोस्तों, उनका क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। जैसे गृह प्रवेश, हम गृह प्रवेश बोलते हैं ना, यानी गृह में प्रवेश, घर में प्रवेश। ठीक हो गया। अब है लोकप्रिय, लोकप्रिय, लोक में प्रिय, ये इसका क्या हो गया, उदाहरण हो गया। ठीक, इस तरह से ये समास विग्रह इसमें होता है, इस तरह से इनमें चिन्हों का ये प्रयोग होता है। और जब इनका हम सामासिक पद निकाल के बनाते हैं, यानी इनका संक्षिप्त रूप करते हैं, तो इस तरह से बनते हैं, जहां पर विभक्ति चिन्हों का आपको लोप दिखाई देगा, विभक्ति चिन्ह नहीं दिखाई देंगे। ये हमारा तत्पुरुष समास हुआ, जिसमें मैंने आपको इसके 6 भेदों के बारे में चर्चा की। जिस तरह से विस्तार पूर्वक दो उदाहरणों के साथ मैंने इसकी चर्चा की, आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम तीसरे प्रकार की जो समास है उसमें बात करते हैं द्वंद्व समास की। द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होता है दोस्तों, सामासिक पद में दोनों पद प्रधान होंगे। इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास में दोस्तों दोनों पद प्रधान होते हैं। अभी तक हमने पढ़ा था दोनों पद होते हैं, लेकिन हर एक में एक एक पद प्रधान होता है, जिसमें अव्ययीभाव में पूर्व पद और तत्पुरुष समास में द्वितीय पद यानी उत्तर पद प्रधान होता है। लेकिन जब द्वंद्व समास हम तीसरा पढ़ रहे हैं, तो इसमें दोनों पद हमारे क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। और विग्रह करते समय विग्रह करते समय और
और या एवं अथवा शब्दों का प्रयोग होता है, शब्दों का प्रयोग। अब देखिए, जब हम इन शब्दों का विग्रह करेंगे, ऐसे शब्द जिनका विग्रह करते समय और या एवं अथवा इन शब्दों का प्रयोग होगा तो वो हमारा क्या कहलाता है, द्वंद्व समास कहलाता है। और इसकी पहचान के लिए देखेंगे कि विलोम शब्दों को भी इसमें लिया जाता है, इसमें लिया जाता है। ठीक हो गया। ये हमारा क्या हो गया, द्वंद्व समास की पहचान के लिए ये जानना जरूरी है कि विलोम शब्दों को कभी कभी इसमें लिया जाता है और विग्रह करते समय और या एवं अथवा इन शब्दों का क्या होता है, प्रयोग होता है। और इसमें अगर प्रश्न आ जाता है कि कौन सा पद प्रधान होता है, तो इसमें प्रथम और द्वितीय दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। ठीक, अब इसके जानेंगे हम। अब इसके उदाहरण में देखेंगे हम। उदाहरण में सबसे पहले हम लेंगे सबसे अच्छा उदाहरण जो ज्यादातर पूछा जाता है, जैसे माता पिता। माता पिता, तो माता पिता को अगर हमने विग्रह कर दिया तो क्या हो जाएगा, माता और पिता। अब इसमें देखिए दोनों शब्द क्या है, दोनों शब्द क्या है, हमारे प्रधान है। ठीक हो गया। और क्या है, इसकी पहचान के लिए एक शब्द है जो विग्रह करने पर जुड़ जाता है। मैंने बोला था इसमें क्या हो जाएगा, और शब्द क्या होगा, का प्रयोग होगा जब हम इसका विग्रह करेंगे। माता पिता एक समास शब्द, सामासिक शब्द है, लेकिन उसका जब हमने विग्रह किया माता और पिता करके बना, तो इसमें माता और पिता में और जो शब्द है ये इसका प्रयोग हुआ है विग्रह करते समय। ये हमारा क्या है, समास यानी द्वंद्व समास की पहचान है और शब्द से। अब इसमें दूसरा मैंने बताया था एक या करके, जैसे विलोम शब्दों का हम कहते हैं लाभ हानि, लाभ हानि। ठीक है। अब इसमें क्या हो जाएगा, लाभ या हानि। ठीक है दोस्तों, ये आपको देखने को मिलेगा। दो दो उदाहरण काफी है, इसी से आपको समझ में आ जाएगा लाभ या हानि। ये या जो शब्द था ये इसकी पहचान करा रहा है, लाभ या हानि। और हमने दूसरी चीज पढ़ी थी कि विलोम शब्दों को भी इसमें लिया जा सकता है। ठीक हो गया। तो लाभ हानि क्या है, विलोम शब्द है, तो यहाँ पर क्या हुआ, बीच में इनका या जो योजक चिन्ह है ये जुड़ा है और इससे बना है लाभ हानि। ठीक हो गया। ये हमारा हो गया द्वंद्व समास, जिसमें ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। इसके उदाहरण दो उदाहरणों से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये एक चीज जानने की है इसमें कि इनके जो पद है, प्रथम पद और उत्तर पद, कहाँ पर कौन ज्यादा महत्वपूर्ण है, कहाँ पर कौन प्रधान है, ये समझना इसमें जरूरी है। बाकी चीजें सब नॉर्मल ही है। फिर इसमें चौथे नंबर पे आ जाता है द्विगु समास। द्विगु समास, देखिए द्विगु समास जो होता है संख्यावाची होता है। ठीक हो गया। इसमें पूर्व पद क्या होगा, संख्यावाचक। इसमें पूर्व पद संख्यावाचक होता है। किसमें, द्विगु समास में हमारा पूर्व पद क्या होता है, संख्यावाचक होता है। इसमें समूह का ज्ञान होता है। इसमें क्या होता है, समूह का ज्ञान होगा। इसमें समूह का ज्ञान होता है। अब जैसे इसमें उदाहरण हम लोग देखेंगे, सप्त सिंधु। सप्त सिंधु, सप्त सिंधु यानी क्या हो गया, सात सिंधुओं का समूह। सात सिंधुओं का समूह। मैंने बोला था ना कि इसमें क्या होता है, इसमें समूह का ज्ञान होता है। सप्त सिंधु हमने शब्द है, सामासिक शब्द, इसका अगर हम विग्रह कर रहे हैं तो सात सिंधुओं का समूह। दूसरा हमारा क्या हो गया, इसमें शब्द है हमारा, इसमें पंचमणि। पंचमणि। ठीक है। ये क्या कर रहा है, हमारा पांच समूह को दर्शा रहा है, पांच मणियों का
समूह, ठीक है, ये भी क्या कर रहा है, हमारा समूह को दर्शा रहा है। इसका मैंने बोला था पहला पद क्या होता है, संख्यावाचक होता है। सप्त माने 7 हो गया, पंच माने 5, 7 सिंधुओं के समूह को दर्शा रहा है हमारा सप्त सिंधु शब्द। पंचमणि, इसमें अगर विग्रह करेंगे 5 मणियों का समूह, जो पूरे 5 मणियों के समूह को दर्शा रहा है। ये हो गया हमारा द्विगु समास, जिसमें क्या होता है, पूर्व पद हमारा संख्यावाचक होगा और इसमें समूह का बोध होता है, यानी ज्ञान होता है। ठीक हो गया। अब इसमें आगे बढ़ेंगे, 5वां नंबर पे आ जाता है हमारा कर्मधारक समास, कर्मधारय समास। ठीक है, कर्मधारय समास में क्या होता है दोस्तों, इसको समझिए, जिसमें पहला पद क्या होगा, विशेषण या उपमान होता है। पूर्व पद, पूर्व पद विशेषण या उपमान होता है। द्वितीय पद, द्वितीय पद, द्वितीय पद या उत्तर पद विशेष, विशेष या उपमेय होता है। अब विशेषण या विशेष्य किसे कहते हैं, विशेषण जिसकी विशेषता बताई जाती है, विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जा रही है और जिसके द्वारा बताई जाती है वो होता है विशेषण। उपमान भी वही हो गया, उपमान वाणी जिसके बारे में बताया जा रहा है वो होता है उपमेय, जो विशेषता बताई जाती है वो होता है उपमान। ठीक हो गया। अब इसमें देखेंगे हम, इसमें द्वितीय पद के अर्थ की प्रधानता होती है। इसमें क्या होती है, द्वितीय पद के अर्थ की प्रधानता होती है। द्वितीय पद के अर्थ की प्रधानता होती है। कर्मधारय समास में दोस्तों क्या होता है, द्वितीय पद की प्रधानता होती है। प्रथम पद क्या होता है, पूर्व पद विशेषण या उपमान होता है। द्वितीय पद क्या होता है, विशेष या उपमेय होता है। लेकिन द्वितीय पद के अर्थ की प्रधानता होनी है, यानी द्वितीय पद हमारा क्या होता है, जिसके बारे में बताया जाता है, और जो चीज बताई जाती है वो होता है विशेषण। ठीक हो गया, जिसके बारे में बताई जा रही वो हमारा क्या होता है, उसकी प्रधानता होती है पद में। अब इसमें देखिए, जैसे अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक एक शब्द है, इसमें क्या हो गया, अल्प माने आधा, संख्यक माने संख्या। अल्प है जो संख्या, अल्प है जो संख्या, अल्प है जो संख्या में। ठीक हो गया, वो क्या हो गया, अल्पसंख्यक। दूसरा क्या हो गया, महेश्वर, महेश्वर, महेश्वर में क्या हो गया, महान है, महान है, विग्रह करने पर महान है जो ईश्वर। ठीक है, ईश्वर की महानता के बारे में बताया गया है। ईश्वर हमारा क्या हो गया, उपमेय हो गया। और उपमान क्या हो गया, उपमान क्या दिया है इसको, महान। ठीक हो गया, ईश्वर महान है जो ईश्वर, तो इसमें हमारा द्वितीय पद प्रधान है, प्रथम पद हमारा क्या है, उपमान है यानी विशेषण है। ठीक हो गया। अब तीसरा इसमें उदाहरण एक और ले लेंगे, कुपुत्र, कुपुत्र, कुपुत्र इसलिए लिया क्योंकि कु इसमें क्या है, उपसर्ग है। ठीक हो गया। अब कुपुत्र, कुत्सित है जो पुत्र, कुत्सित है जो पुत्र, यानी इसमें क्या हो रहा है, पुत्र की विशेषता बताई जा रही है, यानी पुत्र क्या गुणों से ही ना कुत्सित है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, हमारा कर्मधारय समास में आएगा कुपुत्र। अब आप कहेंगे कि कु इसमें उपसर्ग जुड़ा है, जितने भी उपसर्ग वाले आते हैं तो अव्ययीभाव समास में आते हैं, लेकिन अव्ययीभाव समास में आते हैं, लेकिन यहाँ पे कुपुत्र जो है ये पुत्र के गुणों को या अवगुणों को दर्शा रहा है, इसलिए ये हमारा कर्मधारय समास के अंतर्गत ही आएगा। ठीक हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें अंतिम हमारा बच जाता है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में क्या होता है, एक अलग अर्थ की ओर ये क्या करता है, संकेत करता है। छठा आ जाता है हमारा बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में क्या होता है दोस्तों, दोनों पद प्रधान होंगे, दोनों पद प्रधान,
दोनों पद प्रधान होते हैं किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, संकेत करते हैं। ठीक हो गया। किसी तीसरे की ओर क्या करेंगे, संकेत करेंगे। जैसे सबसे पहले मैंने आपको बताया था, आगे जब उदाहरण दे रही थी नीलकंठ, इसमें बताऊंगी। इसका नीलकंठ का विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, नीला है कंठ जिसका। अब दोनों पद तो प्रधान है, कंठ भी प्रधान है और नीला भी प्रधान है, लेकिन ये किसी तीसरे की ओर संकेत कर रहे हैं। ये किसके लिए हो जाता है, शिव के लिए। नीलकंठ शब्द जो है वो शिव के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ठीक हो गया। ये दोस्तों अब इसमें एक चीज और लेंगे हम, त्रिलोचन। त्रिलोचन, त्रिलोचन शब्द में त्रि जो है तीन है। ठीक है, कुछ ऐसे शब्द हैं जो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे त्रिलोचन शब्द बोला, इसमें त्रि क्या है, हमारा संख्यावाचक है। त्रि माने तीन, तीन है लोचन जिसके, लोचन यानी हाँ लोचन जिसके, तो वो कौन है। तो त्रिलोचन शब्द दोस्तों ये द्विगु समास का उदाहरण, हम इसको नहीं बोलेंगे अगर हम ये देख के चलें कि संख्यावाचक है। लेकिन त्रिलोचन शब्द क्या हो गया, किसी के लिए रूढ़ है। वो किसके लिए है, आप सभी को पता है कि तीन है लोचन जिसके, यानी शिव, शिव के तीन लोचन है। तो ये शब्द त्रिलोचन शब्द किसके लिए रूढ़ हो जाता है, शिव के लिए। तो ये तभी आ जाता है हमारे बहुब्रीहि समास के अंतर्गत। ये उदाहरण इसलिए लाई हूं क्योंकि ये हमारा द्विगु समास में क्या था, द्विगु समास में था पहला पद हमारा संख्यावाचक होता है। तो इसमें आप कहेंगे कि इसमें भी तो पहला पद हमारा संख्यावाचक है, लेकिन नहीं, त्रिलोचन शब्द किसी एक के लिए रूढ़ है। जो शब्द किसी एक व्यक्ति के लिए या किसी चीज के लिए, वस्तु के लिए रूढ़ हो जाता है तो वो हमारा बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आता है। चाहे वो पूर्व पद हमारा अव्यय हो, उपसर्ग हो, या संज्ञा हो, सर्वनाम हो, विशेषण हो, या संख्यावाची हो, कुछ भी हो, लेकिन वो किसी के लिए अगर रूढ़ है तो वो हमारा बहुब्रीहि समास के अंतर्गत ही आएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया समास, जिसमें मैंने आपको 6 भेद बताए इसके। पहला था हमारा अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारक, द्वंद्व, द्विगु और बहुब्रीहि समास। आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये चीजें मेरी समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। तो अगर आप लोगों को ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज से लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।